परीक्षाओं में समास को लेकर के बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको समास, समास की परिभाषा, समास के प्रकार और समास के उदाहरण, इन सभी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। आइए इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि लोग हाथ के लिए क्या बनवाते हैं, हाथ में पहनने के लिए लड़के लोग कड़ी बनवाते हैं, उसे हम कह सकते हैं हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, तो ये जो हाथ के लिए कड़ी होता है, देख सकते हैं हाथ है, के लिए है, कड़ी है, कई शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन यदि इसका हम समास करें तो इस सब सारे शब्दों के लिए केवल एक शब्द में इसे लिखेंगे तो हो जाएगा हथकड़ी। अब हम एक दूसरा शब्द देखते हैं। जैसे कि मैं एक शब्द लिखता हूँ कि जितना शक्ति के अनुसार, जितना शक्ति के अनुसार, ये एक वाक्य है। अब इस वाक्य के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। तो जैसे देख सकते हैं मैंने लिखा है जितना शक्ति के अनुसार। तो जितना शक्ति के अनुसार यदि इसको हमको समास रूप में सिर्फ एक शब्द में लिखना है तो वह शब्द हमारा हो जाएगा यथाशक्ति। यथाशक्ति वह शब्द हो जाएगा। यदि हम यथाशक्ति का समास विग्रह करेंगे तब जाके होगा जितना शक्ति के अनुसार। अब हम बात करते हैं समास के भेद या फिर समास के प्रकार के बारे में। तो समास के जो प्रकार होते हैं वे 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। तो जो पहला प्रकार है वह प्रकार होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारे समास का पहला प्रकार होता है। हमारे समास का दूसरा प्रकार होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है वह हमारे समास का दूसरा प्रकार होता है। इसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है। तीसरा प्रकार हमारा द्विगु समास से संबंधित होता है। चौथा प्रकार का नाम है द्वंद्व समास। समास की श्रेणी में द्वंद्व समास चौथे नंबर पे आती है। जो 5वां नंबर का समास होता है उस समास को कहा जाता है बहुव्रीहि समास। अब हम बात करते हैं 6वां नंबर पे। तो हमारा अंतिम समास होता है अव्ययी भाव समास। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारे जो समास होते हैं वे कुल 6 प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहले नंबर पे है तत्पुरुष समास, दूसरे नंबर पे है कर्मधारय समास, तीसरे नंबर पे है द्विगु समास, चौथे नंबर पे है द्वंद्व समास, 5वें नंबर पे है बहुव्रीहि समास और 6वें और अंतिम नंबर पे होता है अव्ययी भाव समास। यदि आप इन प्रकार के बारे में और डिटेल के साथ जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के इनके बारे में डिटेल्स के वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास के प्रकार क्या हैं, परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होते हैं, और परीक्षा में यदि तत्पुरुष समास से संबंधित प्रश्न आ जाए कि बताइए कि ये तत्पुरुष का कौन सा समास है तो आप उसे किस प्रकार से बनाएंगे, इन सारी बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास में कारक के चिन्ह पाए जाते हैं। तत्पुरुष का जो समास विग्रह होता है उसमें कारक के जो चिन्ह होते हैं पाए जाते हैं। अब कारक किसे कहते हैं? तो कारक के लिए एक अलग सा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं शॉर्टकट में कारक किसे कहते हैं ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो लाइन्स हैं इन्हें ही कारक कहा जाता है। तो अब तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह पाए जाते हैं, इसलिए तत्पुरुष समास का जो प्रकार होता है वह कारक पर ही निर्भर होता है।
इसलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद या प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद या प्रकार होते हैं। आइए उन्हें देखते हैं पारी पारी और उनका उदाहरण भी देखते जाएंगे। तो पहला नंबर पे हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास। देखो परीक्षा में तत्पुरुष समास दे दिया होता है और बोला जाता है कि यह कौन सा तत्पुरुष समास है, पहचानो। तो एक बार मैं सभी 6 तत्पुरुष समास के नाम लिख देता हूँ, उसके बाद इनका उदाहरण उधर बगल में मैं लिखते जाऊँगा। तो दूसरा नंबर पे होता है हमारा करण तत्पुरुष। दूसरा नंबर पे होता है हमारा करण तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पे होता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पे है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारा अपदान तत्पुरुष समास। ये हमारा चौथे नंबर पे आ गया। अब हमारा 5वें नंबर का समास हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। ये हमारा 5वें नंबर पे आ गया संबंध तत्पुरुष समास। अब आखिरी 6वां नंबर पे हो जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। ये हमारा अंतिम समास है जिसको कह सकते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे देख सकते हैं समास का मैंने 6 प्रकार लिखा है। यहाँ पे सिर्फ हमारा कर्ता वाला शब्द नहीं है, बाकी कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपदान है, संबंध है, अधिकरण है, बाकी सभी तो लाइन से हैं ही। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो कारक होता है उसमें कर्ता के लिए ने शब्द प्रयुक्त होता है और कर्म के लिए को शब्द प्रयोग में लाया जाता है। ये कर्म के लिए है को शब्द का प्रयोग। करण के लिए से शब्द का प्रयोग किया जाता है और संप्रदान के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है ये जानना जरूरी है। कर्म के लिए को, करण के लिए से और संप्रदान के लिए के लिए। अपदान से शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबंध के लिए का, के, की इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अधिकरण के लिए में पर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया बात हमारा कि किसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। कर्म तत्पुरुष समास के लिए को शब्द, करण तत्पुरुष समास के लिए से शब्द, संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए शब्द, अपदान तत्पुरुष समास के लिए से शब्द, संबंध तत्पुरुष समास के लिए का शब्द, अधिकरण तत्पुरुष समास के लिए में पर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा अन्य कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम इन सभी का बारी बारी से उदाहरण देख लेंगे, जिसके बाद आपको और अच्छे से ये सभी समझ में आ जाएंगे। जैसे कि कर्म तत्पुरुष के लिए एक शब्द का समास विग्रह करेंगे, वह शब्द है हमारा मनोहर। अब मनोहर शब्द का हमको समास विग्रह करना है, तो मनोहर शब्द का समास विग्रह में को शब्द आना चाहिए। तो को शब्द आए ऐसा समास विग्रह करना है। तो मनोहर का समास विग्रह हो जाएगा मन को हरने वाला। मन को हरने वाला। मन को हरने वाला। मन को हरने वाला क्या कहलाएगा? मनोहर। यहाँ देख सकते हैं को शब्द आया है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब करण तत्पुरुष समास के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक शब्द है रोगग्रस्त। रोगग्रस्त। रोगग्रस्त का यदि हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा रोग से ग्रस्त या फिर रोग से ग्रसित। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रोग से ग्रस्त। इसमें कौन सा शब्द आया है? से शब्द। से शब्द आया है, इसलिए यह करण तत्पुरुष समास है। से शब्द है, यहाँ भी से शब्द है, इसलिए करण तत्पुरुष समास हुआ। को शब्द है, यहाँ भी को शब्द है, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास हुआ। अब संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होगा?
के लिए शब्द आना चाहिए। तो संप्रदान तत्पुरुष समास का एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हथकड़ी। हथकड़ी, हथकड़ी का समास विग्रह करेंगे तो हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये हो गया हमारा हथकड़ी का समास विग्रह। क्या शब्द आया? के लिए। यहाँ क्या बताया जा रहा है? जब भी के लिए आए वह संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। एक अन्य उदाहरण यदि संप्रदान तत्पुरुष में देखें तो जैसे हो जाएगा धर्मशाला। धर्मशाला यानी कि धर्म के लिए शाला, वहाँ भी के लिए शब्द आया। और एग्जाम्पल यदि देखें संप्रदान तत्पुरुष के लिए तो देवालय। देवालय का समास विग्रह करेंगे तो देव के लिए आलय, वहाँ भी के लिए शब्द आएगा। तो जहाँ जहाँ पे के लिए शब्द आते हैं वहाँ संप्रदान तत्पुरुष पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपदान तत्पुरुष की। तो एक शब्द होता है जन्मांध। अब हम जन्मांध शब्द का जब समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा जन्म से अंधा या फिर जन्म से अंध। यह जन्मांध का समास विग्रह होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि से शब्द आया है और कह रहा है कि जब भी से शब्द आए तो अपदान तत्पुरुष होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कभी कभी से शब्द के लिए करण तत्पुरुष समास भी होता है। तो से शब्द आए वहाँ पे अपदान तत्पुरुष समास होता है। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि धनहीन। धनहीन का समास विग्रह हो जाएगा धन से हीन। स्वाद रहित, स्वाद रहित का समास विग्रह हो जाएगा स्वाद से रहित। इस तरीके से इनके एग्जाम्पल होते जाते हैं। अब हम बात करते हैं संबंध तत्पुरुष समास की। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जलयान। और ये जो जलयान शब्द है इसका यदि समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जल का यान, जल का यान। ये इसका समास विग्रह हो गया। क्या शब्द आया? क शब्द आया। और बोला जा रहा है कि यदि क शब्द आए वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होता है। और उदाहरण देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास के, जैसे कि जलयान के जगह यदि मैं कार्यकर्ता लिख दूं तो उसका समास विग्रह हो जाएगा कार्य का कर्ता। तो इस तरीके से जहाँ पर भी क शब्द आए तो क शब्द आए तो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास पाया जाता है। अब बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास की। तो इसका समास हो जाएगा लोकप्रिय। लोकप्रिय शब्द इसका समास हो जाएगा। और लोकप्रिय का यदि समास विग्रह करेंगे तो उसका समास विग्रह हो जाएगा लोक में प्रिय। लोक में प्रिय। क्या शब्द आया? में। और बोला क्या जा रहा है? में शब्द आएगा या फिर बटे में कर दो पर शब्द आएगा। में शब्द या फिर पर शब्द आए वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण लोकप्रिय यानी कि लोक में प्रिय। एक पर शब्द के लिए उदाहरण देख लेते हैं। यदि लोकप्रिय के जगह आप बीती लिख दूं तो वहाँ पर हो जाएगा आप पर बीती। आप पर बीती में पर शब्द आ रहा है और पर शब्द आए तो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो ये तो थे तत्पुरुष समास के सभी 6 प्रकार और उन प्रकारों के उदाहरण। कब क्या आता है, कैसे आता है, आपको ध्यान रखने के लिए मुख्य रूप से केवल इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। कर्मधारय समास की जो परिभाषा और उसके उदाहरण की जो ट्रिक है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि वीडियो को आप पूरा देखते हो और परीक्षा में कोई सा भी समास दे देता है और बोलता है कि बताओ यह कौन सा समास है, और यदि वह कर्मधारय समास है और इस वीडियो को आप देखे हो तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि कर्मधारय समास क्या होता है, उसका उदाहरण कैसे होता है। समास के सभी 6 प्रकार हैं, उनमें सबसे सरल कर्मधारय समास ही होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। वे शब्द जो एक दूसरे की विशेषता बताते हैं कर्मधारय समास कहलाते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे की विशेषता, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, विशेषता का मतलब है कि विशेषण।
एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, विशेषण वाले शब्द पाए जाते हैं, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देखूँ, वह उदाहरण है मृग नयनी। मृग नयनी। अब यहाँ पे देखेंगे कि मृग नयनी जो लिखा हूँ, यहाँ दो शब्द हैं, ध्यान देंगे। यही कर्मधारय की विशेषता होती है कि कर्मधारय में दो शब्द पाए जाते हैं और वे शब्द एक दूसरे की विशेषता बताते हैं। तो देख सकते हैं कि मृग और नयनी दोनों शब्द एक दूसरों की विशेषता बता रहे हैं। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा मृग के समान। मृग के समान नयन। क्या होता है? सामान्य तौर पे हम किसी को यदि उसकी आँख अच्छा दिख रही है और वह लड़की है तो बोल देते हैं मृग नयनी, यानी कि उसका आँख मृग अर्थात हिरण के समान दिखाई दे रहा है। तो यही होता है हमारा कर्मधारय समास में कि उनके शब्द एक दूसरे शब्दों की विशेषता बताते हैं। एक अन्य उदाहरण देखते हैं हम, महापुरुष। महापुरुष, यहाँ भी देख सकते हैं कि ये भी दो शब्दों से मिलके बने हैं, महा और पुरुष। यदि हम महापुरुष का समास विग्रह कर देंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष, ये होता है हमारा महापुरुष का समास विग्रह। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि महा एक शब्द है और पुरुष दूसरा शब्द है, दोनों एक दूसरों की विशेषता बता रहे हैं। यही हमारा परिभाषा भी बोल रहा है कि कर्मधारय समास में दो शब्द होते हैं जो एक दूसरे की विशेषता बताते हैं। तो महापुरुष का समास विग्रह हो जाएगा महान है जो पुरुष। और उदाहरण देख लेते हैं। इसके जितने भी उदाहरण होंगे सभी में दो दो शब्द पाए जाएंगे और उसके दोनों ही शब्द एक दूसरे की विशेषता बताते जाएंगे। जैसे कि नरसिंह। नरसिंह ये एक शब्द है, शब्द तो एक है लेकिन ये खुद में दो शब्दों से मिलके बने हैं, नर और सिंह। इसका समास विग्रह हो जाएगा नर में सिंह के समान। नर में सिंह के समान, यानी कि नरसिंह, ये नरसिंह का समान, ये नरसिंह का समास विग्रह हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं तीन तीन उदाहरण मैंने बता दिया और सभी उदाहरण की खासियत ये है कि सभी दो दो शब्दों से मिलके बने हैं और इनके जो दो दो शब्द हैं वे दोनों एक दूसरे के कर्मों की विशेषताएं बता रहे हैं, जिस वजह से इन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। एक शब्द दूसरे शब्द की कर्मों को धारण किए होते हैं, जिस वजह से कर्म का धारण करने के कारण कर्मधारय समास कहा जाता है। इसके और कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि महात्मा। महात्मा का समास विग्रह क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा। दुर्जन। दुर्जन। दुर्जन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? दुष्ट है जो जन। महात्मा भी दो शब्दों से मिलके बना है, महान और आत्मा। दुर्जन भी दो शब्द से मिलके बना है, दुष्ट और जन। तो इस तरीके से दो दो शब्द से मिलके जो समास बने होते हैं उन समास को कर्मधारय समास कहा जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास होता कैसे है, दिखता कैसे है, सिर्फ इसको देख करके पहचान सकते हो। यदि उदाहरण दिया हुआ है तो हाँ ये द्विगु समास है। द्विगु समास का समास विग्रह कैसे होगा, ये सब बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो कैसे बनेगा आइए देखते हैं वीडियो में। मैं पूरा बेसिक जानकारी के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण अर्थात गिनती। गिनती का मतलब हम सभी समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो हम काउंट करते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो हम काउंट करते हैं उन्हें ही गिनती कहा जाता है। तो द्विगु समास में सिर्फ एक बात याद रखिए, गिनती, यानी कि गिनती वाले जो शब्द आते हैं उन्हें द्विगु समास कहा जाता है। एकदम सिंपल ट्रिक है। आइए जैसे कि इसका उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण देख के समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
जैसे कि पहला उदाहरण है हमारा नवरात्रि, तो नवरात्रि में देख सकते हो गिनती आ गया 9। दूसरा उदाहरण है हमारा सप्तर्षि, सप्तर्षि ये हमारा दूसरा उदाहरण है, यहाँ भी देख सकते हो गिनती आ गया। अब तीसरा उदाहरण है हमारा त्रिनेत्र, तीसरा उदाहरण है हमारा त्रिनेत्र, यहाँ भी देख सकते हैं गिनती आ गया। अब चौथा एक उदाहरण देख लेते हैं कि सप्ताह, सप्ताह, यहाँ पे देख सकते हैं सप्त शब्द आ गया। तो इस तरीके से जो और अन्य उदाहरण आए, चौराहा, त्रिलोक, नवग्रह, इस तरीके से गिनती वाले शब्द यदि आए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 9 है, गिनती वाले शब्द जब आते हैं वहाँ पे द्विगु समास पाया जाता है। अब हम इनका क्रमशः समास विग्रह करके देखेंगे। तो नवरात्रि का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह, ये है हमारा नवरात्रि का समास विग्रह। 9 रातों का समूह नवरात्रि। अब सप्तर्षि का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। तो 7 ऋषियों के समूह को कहा जाता है सप्तर्षि। अब त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 3 नेत्रों का समूह, 3 नेत्रों का समूह। कभी कभी समूह जो होता है ना, उसको समूह न लिख के समाहार शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो चाहे समाहार शब्द लिखो या फिर समूह शब्द लिखो, बात एक ही है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। सप्ताह, सप्ताह का क्या हो जाएगा? 7 दिनों का समूह, या फिर कह सकते हैं 7 दिनों का समाहार। समाहार लिखो या फिर समूह लिखो, बात एक ही है। तो ये तो हम बात कर रहे थे द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण पाए जाते हैं, अर्थात गिनती की प्रधानता होती है। जब भी बात हो द्विगु, तो द्विगु में याद रख लेना गिनती। उसके बाद जब भी उदाहरण दिया जाएगा समास का, आप पहचान लोगे, देखते ही पहचान लोगे। नवरात्रि लिखा है, देखते ही पहचान लोगे कि हाँ द्विगु समास है, क्योंकि इसमें तो गिनती है 9। अब हम इस वीडियो में समास के अंतर्गत आने वाले द्वंद्व समास के बारे में बात करने जा रहे हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, इसको किस तरीके से देखते ही पहचान सकते हैं, ऐसा सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आप द्वंद्व समास को कभी नहीं भूलेंगे। और परीक्षा में यदि द्वंद्व समास पहचानने के लिए या फिर बनाने के लिए आ जाता है, तो उसे बना करके परीक्षा में अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं द्वंद्व समास होता क्या है। और शब्द, कौन सा शब्द? और शब्द, या फिर योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह किसे कहते हैं? तो ये इस तरीके से निशान होता है डैश, इस तरीके से जो निशान होता है ना, उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तो सिर्फ इन 2 बातों को याद रखिए, पहला है और शब्द और दूसरा है योजक चिन्ह। जहाँ पर भी यदि और शब्द लिखा हुआ आए या फिर योजक चिन्ह का निशान दिख जाए, वहाँ पे आंख बंद करके समझ जाओ कि यह तो द्वंद्व समास है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसके बाद आप अच्छे से द्वंद्व समास को पहचानना सीख जाएंगे और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला उदाहरण है हमारा अन्न जल, अन्न जल, ये है हमारा पहला उदाहरण। तो देख सकते हैं यहाँ पे योजक चिन्ह आया। यदि योजक चिन्ह के जगह में और आता तब भी यह द्वंद्व समास ही होता। तो अन्न जल का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा अन्न और जल, अन्न और जल, ये हो गया। तो इस तरीके से द्वंद्व समास बनाया जाता है। जहाँ भी ये योजक चिन्ह वाले निशान दिखे तो समझ जाना कि यह तो द्वंद्व समास है, और वहाँ पे सिर्फ और शब्द लगाना और समास विग्रह कर देना, बन गया द्वंद्व समास। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, मारपीट, मारपीट, एक ये हमारा अन्य उदाहरण है। अब देखो मारपीट को यदि हम मारपीट न लिखकर यहाँ पे योजक चिन्ह लगा दे तो भी काम चल जाएगा। मारपीट का यदि हम समास विग्रह करना चाहें तो इसका समास विग्रह इस तरीके से होगा, मार और पीट, मार और पीट। इसको हम मार का पीट या फिर मार को पीट,
मार से पीट इस तरीके से नहीं लिख सकते। इसको सिर्फ हम मार और पीट लिख सकते हैं, और जहाँ पर भी और शब्द आ जाए मतलब समझ जाओ कि वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं हम, छल कपट। छल कपट ये हमारा एक उदाहरण है। यदि इसका हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा छल और कपट। छल और कपट। तो इस तरीके से हमको समास विग्रह करते जाना है, और समास विग्रह में यदि और शब्द मिलने लगे तो समझ जाइए कि वहाँ पे द्वंद्व समास है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। राधा कृष्ण। यदि हम राधा कृष्ण का समास विग्रह करें तो यह हो जाएगा राधा और कृष्ण। यदि हम देश विदेश शब्द का समास विग्रह करें, देश विदेश, देश विदेश शब्द का समास विग्रह करें तो ये हो जाएगा देश और विदेश। तो देख सकते हैं कि मुख्य रूप से हमको यहाँ भी योजक चिन्ह है, यहाँ पे भी हम योजक चिन्ह डाल सकते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी योजक चिन्ह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब योजक चिन्ह वाले जो शब्द मिले वहाँ पे हमको और शब्द लगा देना है, और वह बन गया द्वंद्व समास। यदि द्वंद्व समास से संबंधित कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। देखने जा रहे हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुत से लोग बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और बहुब्रीहि समास से संबंधित यदि कोई प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो आप 100% उन्हें सही ही बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि बहुब्रीहि समास होता क्या है। शुरुआत करेंगे इसकी परिभाषा से, उसके बाद इसका उदाहरण बताऊंगा, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ बहुब्रीहि समास बना सकते हैं। दिए शब्द को छोड़कर किसी अन्य शब्द की विशेषता बताएं। दिए शब्द को छोड़कर किसी अन्य शब्द की विशेषता बताएं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करेंगे। दिए गए शब्द को छोड़कर किसी अन्य शब्द की विशेषता बताए, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। उदाहरण देखो तब बात क्लियर होगी। जैसे कि एक शब्द है हमारे पास लंबोदर। लंबोदर एक शब्द है। यदि लंबोदर का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर, उदर मतलब होता है पेट। लंबा है पेट जिसका, ये होना चाहिए। लेकिन ये ना हो के क्या हो जाता है गणेश। क्या हो जाता है? भगवान गणेश। भगवान गणेश के लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग किया जाता है, और लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका। अब किसी भी सामान्य आदमी को हम लंबोदर नहीं कह सकते हैं। यदि किसी का पेट बड़ा सा निकला हुआ है तो उसको हम लंबोदर नहीं कह सकते, क्योंकि लंबोदर सिर्फ गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। यही तो इसका परिभाषा कह रहा है कि दिए शब्द को छोड़कर किसी अन्य शब्द की विशेषता बताता है। लंबोदर का अर्थ होता है बड़ा पेट वाला, लेकिन बड़ा पेट वाला नहीं कह सकते, हम कहेंगे गणेश जी। इसी प्रकार से एक अन्य शब्द देखते हैं गिरिधर। गिरिधर ये एक शब्द है, लेकिन यदि हम इस शब्द का अर्थ जानेंगे तो अर्थ का और शब्द का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग किया जाता है श्री कृष्ण के लिए। तो गिरिधर का यदि हम अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है गिरि। गिरि यानी कि पर्वत। पर्वत को धारण करने वाला, पर्वत को उठाने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, यह इसका अर्थ है। लेकिन गिरिधर का सामान्य पर्यायवाची या फिर अर्थ निकाला जाता है भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर भी यही बात है कि दिए गए शब्द को छोड़कर उसका अन्य शब्द की विशेषता बताने लगता है। लंबोदर से गणेश जी की विशेषता बता रहा है, तो गिरिधर से कृष्ण जी की विशेषता बता रहा है। अब तीसरा अन्य शब्द देखते हैं विषधर। विषधर। विषधर का अर्थ तो होता है विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। लेकिन विषधर यानी कि विष को धारण कौन करता है? तो विष को धारण करता है सर्प। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि विषधर शब्द अलग है, मतलब हो रहा है सांप,
गिरिधर शब्द का अर्थ अलग है, लेकिन गिरिधर का मतलब हो रहा है भगवान श्री कृष्ण। लंबोदर शब्द का अर्थ कुछ और है, लेकिन लंबोदर का मतलब हो जा रहा है श्री गणेश। यदि दशानन की बात करें तो दशानन हम रावण को बोलते हैं, लेकिन यदि दशानन के अर्थ में जाए तो उसका अर्थ होता है 10 सिर वाला। 10 सिर वाला ये दशानन का अर्थ है, लेकिन प्रयोग किया जाता है रावण के लिए। उसी प्रकार से एक शब्द हम देखते हैं निशाचर। निशाचर, निशाचर का अर्थ होता है कि निशा, निशा यानी कि रात्रि, रात्रि में चर, चर यानी कि विचरण, विचरण मतलब घूमने वाला, रात्रि में घूमने वाला। यह निशाचर का समास विग्रह हो जाएगा रात्रि में घूमने वाला, या फिर कह सकते हैं उसका अर्थ हो जाएगा रात्रि में घूमने वाला। लेकिन निशाचर का प्रयोग किया जाता है राक्षस के लिए। यहाँ पर भी ये बात हो रहा है कि शब्द अलग है और उसकी विशेषता अलग है। निशाचर रात्रि में घूमने वाला किसके लिए प्रयोग हो रहा है? राक्षस के लिए। तो यही होता है बहुव्रीहि समास। यदि इस तरीके से शब्द दिए हों जिसका मतलब अलग निकल रहा हो और प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जा रहा हो, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास पाया जाता है। तो हम बात करने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। बहुत से लोग अव्ययी भाव समास क्या होता है, कहीं यह बहुव्रीहि समास तो नहीं है, यह समझ करके कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अव्ययी भाव समास को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अव्ययी भाव समास बनाने का परिभाषा क्या होता है, ट्रिक क्या होता है। इसके कई सारे उदाहरण को हम एक साथ देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ अव्यय शब्द हो, जहाँ अव्यय शब्द हो, जहाँ अव्यय शब्द हो वहाँ अवयवी भाव समास होता है। अब ये अव्यय शब्द क्या होता है, इसको आप सबसे पहले जान लो, तभी तो जानोगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। आप एक शब्द सुने होंगे यत्र तत्र सर्वत्र। यत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, या फिर कह सकते हैं कहाँ कहाँ। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं यहाँ, वहाँ, कहाँ, यथा मतलब जैसे, प्रति, अनु, इन तरीके के शब्दों को अव्यय कहा जाता है। और आप अधिक गूगल में सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जाके सर्च कर लो कि अव्यय किसे कहा जाता है। तो जहाँ पर भी अव्यय वाले शब्द मिले वहाँ पर हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए सबसे पहले अव्यय क्या होता है ये जानना जरूरी होता है। तो आइए अव्ययी भाव समास का हम उदाहरण देखते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा यथा स्थान। यथा स्थान, तो यथा स्थान में देख सकते हैं यथा जो शब्द है अव्यय है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं कि अव्यय है, इसलिए यह हो गया अव्ययी भाव समास। और यथा स्थान का समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा स्थान के अनुसार। स्थान के अनुसार। दूसरा नंबर पे है हमारा प्रतिदिन। प्रतिदिन, अब इसमें देखो कि अव्यय क्या है, तो प्रति शब्द अव्यय है, और यदि इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन या फिर हर एक दिन। तो देख सकते हैं कि अव्यय वाले जो शब्द हैं इस कारण से इन्हें अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं हमारा अनुरूप। अनुरूप, अनुरूप का समास विग्रह हो जाएगा रूप के अनुसार। रूप के अनुसार, तो अनुरूप का समास विग्रह हो रहा है हमारा रूप के अनुसार। अव्यय है हमारा अनुशब्द, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुशब्द अव्यय था, जिस वजह से हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। तो इस तरीके से शब्द होते हैं। यथा स्थान के जगह में क्या आ जाएगा, यथा क्रम आ जाएगा तो क्रम के अनुसार, यथा शक्ति आ जाएगा तो शक्ति के अनुसार, प्रति पल आ जाएगा तो पल के अनुसार, प्रति क्षण आ जाएगा तो प्रत्येक क्षण
या प्रत्येक पल, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना है। अनुरूप के जगह हो जाएगा अनुकूल हो जाएगा, तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि मन के अनुसार। तो इस तरीके से ही शब्द दिए रहेंगे, अन्य कोई शब्द नहीं दिए रहेंगे। तो जहाँ पे अव्यय मिले समझ जाओ कि अव्ययी भाव समास होगा।